L64 हिंदी चैप्टर 631। चीन की वार्ता टीम मिस्टी द्वीप पहुंचकर दंग रह गई। उनके मन में मिस्टी द्वीप एक बंजर टापू से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हाल ही में हुए भूमि सुधार के बावजूद उन्हें वहां का वातावरण खराब होने की आशंका थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टी द्वीप एक स्वप्नलोक जैसा होगा। हालांकि ये दुनियादारी वाले लोग थे जिन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे तुरंत यान फेई और लू पिंगपिंग से मिले। बातचीत के बाद वे सीधे मुद्दे पर आ गए और गुप्त बातचीत का दौर शुरू हो गया। एजेंडा व्यापक था और कई समझौतों पर पहुंचना जरूरी था, लेकिन दोनों पक्ष सहमति के लिए उत्सुक थे और कोई बड़ी असहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने साझा आधार और समझौता खोजने का प्रयास किया। इस प्रकार वार्ता तेजी से आगे बढ़ी और केवल 5 घंटों में ही समाप्त हो गई। इस वार्ता को मिस्टी द्वीप के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वार्ता माना जा सकता है, जिसने इसके भविष्य के विकास की दिशा तय की। हालांकि भविष्य की इतिहास की पुस्तकों में इन वार्ताओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया जाएगा, जिससे उनकी विशिष्टताएं अज्ञात रहेंगी। हालांकि ये निश्चित था कि चीन ने तुरंत मिस्टी द्वीप के लिए व्यापक समर्थन प्रदर्शित किया और द्वीप पर यानफेई के कानूनी स्वामित्व को दोहराया। अपने समर्थन की पुष्टि के लिए उन्होंने कई व्यावहारिक कदम उठाए। इन वार्ताओं के बाद चीन में तकनीकी उछाल आया और तकनीकी क्षेत्र की पिछली कमियों को दूर किया गया, जिससे चीन के महान पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। प्रतिभागियों को अपनी बातचीत के महत्व का अंदाजा नहीं था। बातचीत समाप्त होने के बाद चीनी वार्ता दल तुरंत अपने आवास पर लौट आया और यू शियाओजू के गुप्त संचार माध्यम से चीन को विवरण प्रेषित किया। दूसरी ओर लू पिंगपिंग ने यानफेई को बातचीत के लिए पकड़ लिया। लू पिंगपिंग का वेनरॉ के साथ गहरा रिश्ता था, मानो वे हर विषय पर बात करती हो, लेकिन वेनरॉ से दूर रहने के लिए वह यानफेई के घर जाने से हमेशा बचती रही। इस तरह उनकी बातचीत यानफेई द्वारा लू पिंगपिंग के लिए तैयार किए गए एक अलग विला में हुई। लाल आंखों और स्पष्ट उत्साह के साथ लू पिंगपिंग ने कहा, फेई, क्या आपके पास वास्तव में 2 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें हैं? यानफेई ने सिर हिलाया, वास्तव में मेरे पास ऐसी 2 उत्पादन लाइनें हैं। लू पिंगपिंग ने सवाल किया, लेकिन दुनिया में सबसे उन्नत चिप उत्पादन लाइनें केवल 7 नैनोमीटर की हैं, और ऐसी लाइनें बहुत ज्यादा नहीं हैं। 2 की तो बात ही छोड़िए, 5 नैनोमीटर की उत्पादन लाइनें और भी उन्नत कैसे हो सकती हैं? यानफेई मुस्कुराए, पिंगपिंग, तुम हमारे मिस्टी द्वीप पर यान क्यूई के बारे में जानते हो, है ना? लू पिंगपिंग ने जवाब दिया, हाँ हाँ, आपने मुझे पहले भी बताया था कि आपके उसे बचाने के बाद वह मिस्टी द्वीप पर ही रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि ये 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें उसी ने डिजाइन की थीं? यानफेई ने सिर हिलाया, सही कहा, 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें यान क्यूई ने डिजाइन की थीं। हम हमेशा से जानते थे कि यान क्यूई प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हमने उनकी बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था। मिस्टी द्वीप पर उन्हें हमारी तकनीकी क्षमताओं को मौलिक रूप से बढ़ाने में बस कुछ ही महीने लगे। लू पिंगपिंग ध्यान से सुन रहे थे और यानफेई ने आगे कहा, हमारी कंपनी का नाम ड्रीम टेक्नोलॉजी है, लेकिन वजन कम करने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा हमारे पास ज्यादा उल्लेखनीय उच्च तकनीकी उत्पाद नहीं थे। यान क्यूई के आने के बाद हमारी तकनीकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे हम विभिन्न उच्च तकनीकी उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हुए। अब जाकर हमारी कंपनी सही मायने में ड्रीम टेक्नोलॉजी के नाम पर खरी उतरी है। लू पिंगपिंग कुछ हद तक स्तब्ध थी, क्योंकि यानफेई का मिस्टी द्वीप पर शोध बेहद गोपनीय था और उसने कभी उसके साथ इस पर विस्तार से बात नहीं की थी। उसने मान लिया था कि शोध शुरू करने से पहले यान क्यू को समायोजित होने और स्वस्थ होने में समय लगेगा। ये जानकर हैरानी हुई कि यान क्यू ने इतनी कम समय में इतनी प्रभावशाली चिप उत्पादन लाइनें तैयार कर ली और काम शुरू कर दिया। लू पिंगपिंग ने तुरंत एक समस्या देखी, भले ही यान क्यू ने 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें डिजाइन की हों, हम उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं? हमारे पास मिस्टी द्वीप पर क्षमता नहीं है, है ना? यानफेई ने बताया, दरअसल मेरे पास पहले से ही उच्च परिशुद्धता वाले उपकरण और उपकरण बनाने की क्षमता है, लेकिन कुछ कारणों से मैं यह नहीं बता सकता कि कैसे। इसलिए जब यान क्यू ने 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें डिजाइन की तो मैंने उनका निर्माण किया, यानी एक ही बार में 2 चिप बना दी। लू पिंगपिंग, जो यानफेई के रहस्यों को जानती थी और उन्हें उजागर न करने के उसके कारणों को समझती थी, मिस्टी आइलैंड की नई क्षमताओं को जानकर अभिभूत हो गई। फिर उसने पूछा, यद्यपि आपके पास इन 5 नैनोमीटर उत्पादन लाइनों का उत्पादन करने की क्षमता है, क्या आप इनका असली मूल्य समझते हैं? आप इन्हें राष्ट्र को यूं ही दान क्यों कर रहे हैं? freewebnovel.com
पिछले कुछ वर्षों में चीन ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, लेकिन चिप उत्पादन सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह दुनिया से काफी पीछे है। चीन को अपनी 90% से ज्यादा चिप्स विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं, और चिप आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा तेल से भी ज्यादा हो गई है, जो पिछले साल चिंताजनक रूप से 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। चीन चिप्स के आयात पर इतना निर्भर था कि जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के प्रमुख उद्यमों को चिप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, ये उद्यम तुरंत दिवालिया हो जाते। ये कल्पना करना आसान है कि चिप उत्पादन क्षमता के लिए चीन की इच्छा कितनी प्रबल थी। अब यान फेई ने वास्तव में चीन को 2 चिप उत्पादन लाइनें प्रस्तावित की थीं, और ये कोई साधारण लाइनें नहीं थीं, बल्कि मौजूदा तकनीक से कहीं अधिक उन्नत 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें थीं। इन 2 उत्पादन लाइनों के साथ चीन तुरंत दुनिया के अग्रणी चिप्स का निर्माण शुरू कर सकता था, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य उच्च तकनीक वाले देशों द्वारा लगाई गई तकनीकी नाकेबंदी को तोड़ सकता था। वे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते थे और अब दूसरों की मनमानी का शिकार नहीं बन सकते थे। लू पिनपिन का सवाल सुनकर यान फेई हंसा और बोला, हालांकि ये दोनों 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं इनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की प्रतिबद्धता पाने के लिए कर सकूं, तो यह एक अच्छा सौदा होगा। लू पिनपिन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा, यह ठीक होता अगर आप उनका इस्तेमाल कुछ व्यावहारिक स्थितियों के लिए करते, लेकिन आपको अपनी 2 सबसे उन्नत 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनों के बदले में बस मेरे पिता के मामले की समीक्षा करने का मौका मिला। क्या आप पागल हैं? हाल ही में संपन्न हुई वार्ता के दौरान यान फेई ने राष्ट्र को नवीनतम तकनीक वाली 2 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनें दान में देने की पेशकश की थी। हालांकि यान फेई ने एक शर्त भी रखी थी कि देश लू पिनपिन के पिता लू शुचुन से जुड़े मामले की तुरंत समीक्षा शुरू करे। लू पिनपिन ने उस समय अपना विरोध जताया था, लेकिन यान फेई ने उनकी आपत्तियों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। लू शुचुन लू पिनपिन के पिता और जैंडन विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। चीन में यान फेई ने जिस जीनियस क्लास में भाग लिया था, उसकी शुरुआत लू शुचुन ने ही की थी, और जीनियस क्लास के सभी छात्र सच्चे जीनियस थे। अपनी बेटी लू पिनपिन को भी इस जीनियस क्लास में प्रवेश दिलाने के लिए लू शुचुन ने एक साधारण व्यक्ति यान फेई को जीनियस क्लास में लाकर एक रास्ता बनाया और फिर अपनी बेटी को भी इसमें शामिल किया। आखिरकार जीनियस क्लास का अनुभव लू पिनपिन को एक विलक्षण प्रतिभा का आभास देगा और उसे जीवन में एक नई शुरुआत देगा। जीनियस क्लास के छात्रों का भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन अपने अंतिम वर्ष में लू शुचुन की अचानक उच्च अधिकारियों द्वारा आर्थिक गड़बड़ी की जांच की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लू शुचुन की कैद के कारण लू पिनपिन की मां सदमे से चल बसी और लू पिनपिन अकेली रह गईं। लू पिनपिन का जीवन रातों रात उलट पुलट हो गया, स्वर की प्रिय पुत्री से पारिवारिक त्रासदी से बिखरी हुई और भाग्य की गहराइयों में डूब गईं। लू शुचुन के पतन के कारण जिस जीनियस क्लास के वे प्रभारी थे, वह आलोचना का शिकार हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि लू शुचुन ने एक बेकार उद्यम बनाने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों को बर्बाद कर दिया था, इसलिए जीनियस क्लास को बंद कर दिया गया और छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और सामान्य व्यक्तियों की तरह स्नातक होने के लिए नियमित विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। लू शुचुन से जुड़ी आर्थिक समस्याएं गंभीर नहीं थीं, अगर वह पकड़ा भी जाता तो उसे कई साल जेल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन उस खास दौर में वह अचानक तूफान की चपेट में आ गया और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सजा के मानकों के हिसाब से यह फैसला साफ तौर पर बहुत ज्यादा था। अब तक लू शुचुन 6 साल जेल में काट चुकी थी। इन 6 सालों में लू शुचुन के जन्मदिन पर लू पिनपिन हर बार यान फी से बचती हुई अकेले अपने पिता से मिलने जाती थी। शुरुआत में लू पिनपिन अपने अपराधी पिता के प्रति नाराज रहती थी और अपनी मां की मौत और अपने जीवन में आए बड़े बदलावों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती थी। लेकिन जैसे जैसे लू पिनपिन समाज में आए और उसकी कठोर सच्चाइयों को जाना, उसने धीरे धीरे अपने पिता को माफ कर दिया और इसीलिए वह उनसे मिलने जाती थी। हालांकि शायद एक अपराधी पिता होने के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हुए लू पिनपिन हमेशा अकेले ही लू शुचुन से गुप्त रूप से मिलने जाती थी और यान फेई को कभी भी इसके बारे में नहीं बताती थी। लू शुचुन का केस लड़ने में अब किसी ने मदद नहीं की, इसलिए हालांकि अंदरूनी सूत्रों को पता था कि सजा बहुत ज्यादा है और उसे 6 साल की सजा हो चुकी थी, फिर भी कोई उसकी तरफ से बोलने के लिए आगे नहीं आया। अगर कुछ असामान्य नहीं हुआ तो ये सिलसिला जारी रहेगा और लू शुचुन को अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। जब लू पिनपिन ड्रीम टेक्नोलॉजी का प्रबंधन संभालने आए तो यान फेई ने देखा कि लू पिनपिन कभी कभी दुखी हो जाती थी और कुछ समय के लिए उसे छोड़ देती थी।
संयोगवश यान फेई को आखिरकार लू पिनपिन की नाखुशी की वजह पता चल गई, उसके अभी भी कैद पिता थे। यान फेई ने लू पिनपिन की मदद करने के बारे में सोचा था, लेकिन उस समय उसका तुरुप का पत्ता इतना मजबूत नहीं था कि उच्च अधिकारी उसे गंभीरता से ले, इसलिए वह चुपचाप इंतजार ही कर सकता था। अब यान क्यू की मदद से मिस्टी आइलैंड टेक की तकनीक तेजी से आगे बढ़ चुकी थी और देश के लिए दिलचस्प चीजें बनाने में सक्षम हो चुकी थी। इस बिंदु पर यान फेई में आखिरकार इतना आत्मविश्वास आ गया कि वह दोनों चिप उत्पादन लाइनों का इस्तेमाल करके लू शुचुन के मामले की समीक्षा करने का मौका हासिल कर सका। यान फेई को दोनों 5 नैनोमीटर चिप उत्पादन लाइनों की अहमियत का अंदाजा था, लेकिन अब जब उसे मदद की जरूरत थी तो उसे बदले में उन्हें देना ही पड़ा। लू पिनपिन यान फेई के लिए बहुत अहम थी, वह ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए दिल खोलकर काम करती थी और हमेशा यान फेई के अनुरोधों का जवाब देती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लू शुचुन उस जमाने में यान फेई के प्रति दयालु रही थी, यान फेई ने हितों के आदान प्रदान के लिए इतनी कीमती सौदेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ये दोनों चिप उत्पादन लाइनें वर्तमान स्तर से कुछ ही अधिक उन्नत थीं। अगर यान फेई उत्पादन परिशुद्धता बढ़ाने के लिए ऊर्जा बिंदु खर्च करने को तैयार होते तो वे और भी अधिक शक्तिशाली चिप उत्पादन लाइनें बना सकते थे। इसलिए उन्होंने इन दोनों चिप उत्पादन लाइनों को दान करने में कोई संकोच नहीं किया। पिनपिन के आंसू देखकर यान फेई को बहुत दुख हुआ। उसने एक टिश्यू पेपर निकाला और उसे देते हुए कहा, पिनपिन, जब हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो दौलत हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं रह जाती। अब हमें अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ना चाहिए, अपनेपन के बंधन को बनाए रखना चाहिए, अच्छाई को कायम रखना चाहिए, बुराई को पीछे हटने देना चाहिए। तुम्हारे पिता ही तुम्हारा एकमात्र परिवार है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम पुरानी शिकायतों को भुलाकर एक दूसरे का ख्याल रखोगी और तुम्हारे जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। यान फेई के माता पिता का देहांत हो चुका था, जिससे उनका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। इसलिए पारंपरिक चीनी त्योहारों के दौरान यह उनके लिए साल का सबसे कठिन समय होता था। यही वजह थी कि वे पारिवारिक संबंधों को इतना महत्व देते थे। लू पिनपिन ने यान फेई से टिश्यू पेपर लिया और उसके चेहरे से आंसू पोंछे। उसकी भावनाएं अभी अभी थोड़ी बेकाबू हो गई थीं, लेकिन वह एक मजबूत आत्मसंयम वाली इंसान थी और उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उसने कहा, फेई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की है। यान फेई हंसी और बोली, मूर्ख लड़की, क्या हमें अब भी आपस में इस तरह बात करने की जरूरत है? जब तक तुम खुश हो, भले ही तुम आसमान के तारे भी चाहो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। लू पिनपिन ने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिस्टी द्वीप की स्थिति में दिलचस्पी लेने लगी। उसने कहा, फेई, मुझे मिस्टी द्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। यान फेई ने जवाब दिया, चाहे मैं इसे कितनी भी स्पष्टता से वर्णन करूं, यह अपनी आंखों से देखने जैसा नहीं है। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें मिस्टी द्वीप पर हुए बदलाव दिखाऊंगा। फिर यान फेई लू पिनपिन को यान क्यू की प्रयोगशाला में ले गया, उसे प्रयोगशाला की उपलब्धियों से परिचित कराया और सुपर फोटोन कंप्यूटर की अद्भुत गणना क्षमता दिखाए। फिर वह लू पिनपिन को वेन रॉ की देखरेख वाले टर्मिनल इलनेस हॉस्पिटल ले गया और उसे कैंसर और एड्स पर विजय पाने में अस्पताल की सफलताओं के बारे में बताया। काम कर रही वेन रॉ लू पिनपिन को आते देखकर बहुत खुश हुई। वह जल्दी से उसके पास गई, लू पिनपिन का हाथ पकड़ा और उससे बहन कहकर पुकारती रही और बहुत प्यार दिखाया। आखिरकार यान फेई लू पिनपिन को सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिखाने के लिए भूमिगत ले गया। फिर वह उसे समुद्र के किनारे बने गुप्त घाट पर ले गया, कृत्रिम वेल को वापस बुलाया और उस विशालकाय जीव से लू पिनपिन का परिचय कराया। लू पिनपिन अपनी यात्रा के दौरान मिस्टी द्वीप पर हुई उपलब्धियों से चकित थी। वहीं नासा के उपग्रहों ने भी द्वीप के ऊपर व्हाइट मिस्ट में बदलावों का पता लगाया था। नासा ने फिर यह डेटा अमेरिकी सेना को सौंप दिया। नासा से डेटा प्राप्त करने के बाद अमेरिकी सेना ने तुरंत प्रसिद्ध विशेषज्ञों को व्हाइट मिस्ट में हो रहे बदलावों का विश्लेषण करने के लिए बुलाया। ये विशेषज्ञ सामूहिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिस्टी द्वीप के ऊपर का व्हाइट मिस्ट पूरी तरह से छटने वाला है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, शायद 1 महीने के भीतर। ये जानकर कि मिस्टी द्वीप के ऊपर का सफेद कोहरा गायब होने वाला है, अमेरिकी सेना में मिली जुली भावनाएं थीं। अमेरिकी सेना पहले मिस्टी द्वीप पर हमला करने से सिर्फ इसलिए बचती रही थी क्योंकि ऊपर से गुजर रहा सफेद कोहरा उनकी उपग्रह नेविगेशन और टोही क्षमताओं को अवरुद्ध कर रहा था। मिस्टी द्वीप के भूभाग को देखने की क्षमता के बिना वे यह नहीं पहचान सकते थे कि वहां की महत्वपूर्ण इमारतें कहां स्थित हैं। अगर वे क्रूज मिसाइलें भी दागते तो भी उन्हें पता नहीं चलता कि लक्ष्य कहां है।
बाद में जब विध्वंसक ने यानक्वी को बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि पर तबाही मचाई तो अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अपनी घरेलू स्थिति सुधारने की जल्दबाजी के अलावा अमेरिका के पास मिस्टी द्वीप पर हमला करने के लिए अस्थायी रूप से कोई ताकत नहीं थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ऊपर का सफेद कोहरा छट रहा है और उनके उपग्रह फिर से सामान्य रूप से काम कर सकते हैं, तो उन्होंने खुद को मिस्टी द्वीप पर हमला करने की ताकत से वंचित पाया और उन्हें अन्य युद्ध योजनाओं का सहारा लेना पड़ा। अमेरिकी सेनाएं मिस्टी द्वीप पर तुरंत हमला करने से न सिर्फ इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि विध्वंसक से घरेलू नुकसान बहुत ज्यादा था, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें विध्वंसक की ओर से जवाबी कार्रवाई का डर था। पिछली घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानफेई और विध्वंसक के बीच संबंध की पुष्टि कर ली थी और जानता था कि अगर यानफेई मुसीबत में पड़ा तो विध्वंसक चुपचाप नहीं बैठेगा, वो जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सेनाएं विध्वंसक के साथ एक वास्तविक युद्ध लड़ चुकी थी और यह जानकर हैरान थी कि पारंपरिक हथियारों के मामले में वे विध्वंसक से कमतर थे। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विनाशकारी परमाणु हथियार थे। विध्वंसक का अड्डा ढूंढना और कुछ परमाणु बम गिराना विध्वंसक को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि विध्वंसक बिना किसी परछाई के आया और बिना किसी निशान के चला गया, इसलिए यह जानना असंभव था कि उसका अड्डा वास्तव में कहाँ था। इसके अलावा विध्वंसक का विमान जो वह अपने साथ ले गया था न केवल पानी के नीचे डूब सकता था बल्कि जमीन के नीचे भी खोद सकता था, इसलिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि विध्वंसक का अड्डा वास्तव में कहाँ था। यह जमीन पर, समुद्र में या जमीन के नीचे भी हो सकता था। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका विध्वंसक की मान का पता नहीं लगा सका, इसलिए वह उसे एक ही वार में खत्म नहीं कर सका, जिससे वह विध्वंसक से बहुत सावधान हो गया और स्वाभाविक रूप से उसने मिस्टी द्वीप पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब उन्होंने मिस्टी द्वीप पर हमला किया तो यह अनिवार्य रूप से विध्वंसक को उकसाएगा। एक बार जब विध्वंसक ने सभी लागतों की परवाह किए बिना अपने विमान की अदृश्यता क्षमता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध करने पर ध्यान केंद्रित किया तो अमेरिका उसका पता नहीं लगा पाएगा। अपनी भयानक भार क्षमता के साथ एक बार जब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अचानक हमला किया तो शक्तिशाली राष्ट्र धीरे धीरे अकेले विध्वंसक द्वारा कमजोर हो जाएगा। हालांकि रणनीतिक रूप से स्थित मिस्टी द्वीप और यानफेई के महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यानफेई पर हमला करना असंभव हो गया। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने अंततः एक ऐसी कार्ययोजना बनाई जिसके तहत मिस्टी द्वीप पर स्वयं हमला करने के बजाय अपने सहयोगियों को यानफेई के मिस्टी द्वीप पर हमला करने के लिए उकसाकर और फिर विध्वंसक की प्रतिक्रिया का परीक्षण करके उधार के चाकू की रणनीति अपनाई गई। अगर यानफेई पर हुए हमले के कारण विध्वंसक ने जवाबी कार्रवाई की तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की थी और केवल मिस्टी द्वीप पर हमला करने वाले उसके सहयोगियों को ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर यानफेई पर हमला हुआ और विध्वंसक ने अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगियों को लाभ हुआ, तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है और स्वाभाविक रूप से अपने सहयोगियों से उन लाभों को छीन सकता है। इस कुटिल उधारी रणनीति के साथ अमेरिका के उच्च अधिकारियों ने अपने मित्र देशों का दौरा करना शुरू कर दिया तथा कुछ देशों को, जो उनकी पहुंच से अनभिज्ञ थे, एकजुट करना शुरू कर दिया ताकि मिस्टी द्वीप सागर क्षेत्र में एक संयुक्त बेड़ा बनाया जा सके जिसमें अमेरिकी सेनाएं शामिल न हों। अमेरिकी उच्चाधिकारियों की पैरवी के सामने दुनिया के अधिकांश देशों ने इनकार कर दिया। आखिरकार यानफेई चीनी थे और चीन निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा होगा। दुनिया भर के अधिकांश देशों ने चीन के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक लेन देन की है और अगर वे किसी अनिश्चित सैन्य लाभ के कारण चीन को नाराज करते हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और उनके लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी अपनी परेशानियां बहुत बड़ी होंगी। इसके अलावा अमेरिका का इस सैन्य गतिविधि में भाग न लेना पहले से ही काफी असामान्य था और यही इन देशों के लिए जल्दबाजी में भाग न लेने का और भी बड़ा कारण था। दुनिया के अधिकांश देशों की सोच अपेक्षाकृत सामान्य थी। वे सौभाग्य की खोज और विपत्ति से बचने के सिद्धांत को समझते थे। हालांकि कुछ देश अदूरदर्शी थे, अस्थायी स्वार्थों में अंधे थे या शायद अपने संरक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसे ही अमेरिका ने अपने इरादों का थोड़ा सा खुलासा किया, ये देश संयुक्त बेड़े के गठन की प्रस्तावित योजना पर उत्सुकता से सहमत हो गए। इसमें खास तौर पर 3 देश शामिल थे, चीन के पूर्व में जापान, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में कनाडा। ये तीनों देश अमेरिका के कट्टर वफादार थे और कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर भी
उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उत्साह से मिस्टी द्वीप को निशाना बनाने वाले गठबंधन में शामिल हो गए। अमेरिकी सेना की जबरदस्त ताकत को देखते हुए, भले ही उन्होंने इस बार सक्रिय रूप से हमला न किया हो, उन्होंने उनके पीछे खड़े होकर सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया। इसलिए अमेरिकी ताकत के बारे में अपने अंध आशावाद के आधार पर इन तीनों देशों ने जल्दबाजी में संयुक्त बेड़े का एक आधुनिक संस्करण बनाने का फैसला किया। पुस्तक मित्र किन यंग को इनाम के लिए धन्यवाद। सभी की सदस्यता के लिए धन्यवाद और मासिक टिकट और सिफारिश टिकटों के लिए आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद। जो दोस्त इस किताब को दूसरी वेबसाइट्स पर पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अगर हो सके तो लेखक का समर्थन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर आएं। चाहे वह इसे पसंद करना हो, सिफारिश करना हो या सब्सक्राइब करना हो, ये लेखक को लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुक्रिया। संयुक्त बेड़े के आधुनिक संस्करण के गठन पर आम सहमति बनने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन तीनों देशों को अपनी युद्ध योजनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपने विशिष्ट युद्धपोतों और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को तैनात करके एक विशाल संयुक्त बेड़ा बनाएंगे। ये बेड़ा सैन्य अभ्यास की आड़ में मिस्टी द्वीप के पास के जलक्षेत्र में पहुंचेगा और समुद्री डाकुओं की खोज के बहाने जबरन द्वीप पर उतरेगा। अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का उपयोग करते हुए वे मिस्टी द्वीप पर कब्जा कर लेंगे और यानफेई पर कब्जा कर लेंगे। फिर वे यानफेई से ड्रीम टेक्नोलॉजी के सारे शेयर, साथ ही वजन घटाने वाली कुकीज और सौंदर्य प्रसाधनों के गुप्त फार्मूलों को हासिल कर लेते और यानफेई को मिस्टी आइलैंड का स्वामित्व अपने नाम करने के लिए मजबूर कर देते। सब कुछ तय हो जाने के बाद भाग लेने वाले पक्ष अपने अपने योगदान के अनुसार प्राप्त लाभ का बंटवारा कर लेते। मिस्टी द्वीप के पास कहने को कोई सेना नहीं है, बस कुछ कम लड़ाकू क्षमता वाले सुरक्षा गार्ड हैं। इसलिए मिस्टी द्वीप पर कब्जा करना आसान काम होता, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह अनुकूल काम जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, ताकि वे युद्ध के बाद लाभों के वितरण में शामिल हो सकें, जो अनिवार्य रूप से उसके सहयोगियों की देखभाल कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस बार मिस्टी द्वीप पर कब्जा करने के लिए सेना नहीं भेजेगा, इसलिए नहीं कि वे अपने कर्तव्यों से बच रहे थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें चीन को मिस्टी द्वीप को बचाने से रोकना था। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने शक्तिशाली विमानवाहक युद्धपोत को चीन के निकट एक संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करने के लिए भेजेगा, जिसे चीनी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, ताकि चीन का ध्यान भटकाया जा सके और चीनी नौसेना को मिस्टी द्वीप की सहायता के लिए आगे आने से रोका जा सके। इस प्रकार अमेरिकी नौसेना निष्क्रिय नहीं थी, वे इस अभियान की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए। वे अकेले ही दुर्जय चीनी दुश्मन का सामना करेंगे, एक भी चीनी युद्धपोत या हुआक्सिया लड़ाकू विमान को मिस्टी द्वीप के पास आने से रोकेंगे, जिससे कब्जे के लिए तैनात संयुक्त बेड़े के लिए कोई जटिलता नहीं होगी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद यानफेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी लाभ इसमें शामिल 4 देशों में बांट दिए जाएंगे। साथ ही मिस्टी द्वीप इन चारों देशों के नियंत्रण में होगा और उनका साझा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। हर देश मिस्टी द्वीप पर अपने युद्धपोत और सेनाएं तैनात कर सकता है और उसे अपने सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधियों से युद्ध योजना सुनने के बाद जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को अचानक पूरी तस्वीर समझ में आ गई। शुरुआत में वे इस बात से हैरान थे कि अमेरिका मिस्टी द्वीप के खिलाफ अभियान में भाग क्यों नहीं ले रहा था। बाद में पता चला कि अमेरिका इस अभियान से अनुपस्थित नहीं था, बल्कि अकेले चीन की सैन्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों में न केवल चीन की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, खासकर उसकी नौसेना और वायुसेना की ताकत में तेजी से वृद्धि के साथ, जो अब इन तीनों देशों की संयुक्त सेना से कहीं अधिक हो गई है। इसलिए जब उन्होंने शुरू में संयुक्त बेड़े के गठन का फैसला किया, तो ये देश वास्तव में चीनी नौसेना को लेकर बहुत चिंतित थे। आखिरकार यानफेई चीनी था और चीन निश्चित रूप से मिस्टी द्वीप की सुरक्षा की रक्षा करेगा। अब यह सुनकर कि सबसे खतरनाक चीनी नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रोक दिया जाएगा और चीनी नौसेना मिस्टी द्वीप के पास दिखाई नहीं देगी, जबकि उन्हें केवल यानफेई पर कब्जा करने के लिए युद्धपोत और कर्मियों को भेजना था और फिर भारी लाभ प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने तुरंत छिपे हुए खतरों को नजरअंदाज कर दिया और इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए अपने घरेलू सैन्य बलों को भेजने पर सहमत हो गए। बुनियादी खुफिया जानकारी के अभाव में इन तीनों देशों को पता ही नहीं था कि उनका सामना किस तरह की ताकतों से हो रहा है। वे अवचेतन रूप से इस बात को नजरअंदाज कर बैठे कि उनका नेता संयुक्त राज्य अमेरिका,
हमेशा अमेरिका फर्स्ट पर जोर देता है और दूसरों को इसका फायदा उठाने की इजाजत नहीं देता। फिर भी इस बार उन्होंने असामान्य रूप से अपने करीबी सहयोगियों को नेतृत्व करने दिया और उन्हें इस ऑपरेशन में शामिल होने दिया। हालांकि जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में इन तीनों देशों ने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों और नौसैनिक युद्धपोतों को जापान के पूर्वी जल क्षेत्र में इकट्ठा होने के लिए भेज दिया। इस बीच कुछ नौसैनिकों ने मिस्टी द्वीप के पास निषिद्ध क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन तथाकथित निषिद्ध क्षेत्रों को तुरंत नकार दिया। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि ये निषिद्ध क्षेत्र अस्तित्व में ही नहीं थे और ये केवल बेकार लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें थीं। अन्यथा मिस्टी द्वीप के जहाज बिना किसी दुर्घटना के इन जल क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से कैसे चल पाते। इसके अलावा संयुक्त बेड़े के विशाल आकार और एकजुट कार्रवाई के साथ यह एक ऐसे देवता की तरह होगा जो बाधा पड़ने पर अन्य देवताओं पर प्रहार कर सकता है। यदि कोई निषिद्ध क्षेत्र भी हो तो वे सुरक्षित रूप से उसका उल्लंघन कर सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोत्साहन और छिपाव के तहत तीनों देशों ने समुद्री निषिद्ध क्षेत्र के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तेजी से युद्धपोतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक साधारण सी लगने वाली योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, जो स्पष्ट रूप से अमेरिकी सेना का फायदा उठाने के लिए थी। इन तीनों देशों में जापानी देशों की भावनाएं सबसे जटिल थीं। मिस्टी द्वीप मूल रूप से जापान का हिस्सा था, लेकिन हारुजी हराडा नामक एक व्यक्ति द्वारा शाही परिवार की एक राजकुमारी का खुलेआम अपमान करने के कारण जापानी सरकार को हराडा की नागरिकता रद्द करने और मिस्टी द्वीप की संप्रभुता त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसने सोचा होगा कि कभी बर्बाद हो चुका मिस्टी द्वीप अचानक डूबना बंद कर देगा और ऊपर उठने लगेगा, जिससे एक विशाल द्वीप बन जाएगा जो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक बन गया। हालांकि यान फेई ने मिस्टी द्वीप की स्थिति को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन एक साल पहले जब द्वीप पर निर्माण कार्य कर रहे मजदूर वसंतोत्सव की छुट्टियों के लिए रवाना हुए थे, तब अनजाने में कुछ खुफिया जानकारी लीक हो गई। चीन में जापानी जासूसों ने तुरंत इन सुरागों का पता लगा लिया। उन्होंने चुपचाप कुछ निर्माण मजदूरों को रिश्वत दी और उन्हें जापान ले आए, जहां उन्होंने उनकी गवाही के जरिए मिस्टी द्वीप की सामान्य स्थिति का पता लगाया। उन्हें पता चला कि मिस्टी द्वीप विशाल है और उसका पर्यावरण अच्छा है, तो जापानी सरकार दंग रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहले महत्वहीन रहे इस द्वीप में इतना बड़ा बदलाव आएगा। वे मिस्टी द्वीप को वापस लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें अजीब लगा कि हारुजी हराडा के कारण शुरू में उठाए गए कठोर कदमों से द्वीप को वापस पाने के हर रास्ते बंद करके उन्होंने अपनी किस्मत खुद ही तय कर ली थी। अगर वे अब पीछे हटना भी चाहते तो इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। आखिरकार जापान भी कानून से शासित राष्ट्र होने पर गर्व करता था और अपने ही कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करने को तैयार नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका की बेशर्मी की तुलना में जापान अब कहीं ज्यादा शुद्ध लग रहा था। इसके अलावा मिस्टी द्वीप पर कब्जा करने के बाद यान फेई ने इस बारे में काफी हंगामा मचाया, दुनिया के सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सूचित किया और उनसे प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त की। कानूनी तौर पर यान फेई के पास निस्संदेह मिस्टी द्वीप का पूर्ण स्वामित्व था और जापान को अन्य देशों से सकारात्मक समर्थन नहीं मिलता, भले ही वे पीछे हटना चाहें। उस समय सभी को लगा कि यान फेई एक डूबने वाले द्वीप पर इतना हंगामा मचाने वाला मूर्ख है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यान फेई कितना दूरदर्शी था। अगर उसने तब इतना बड़ा बखेड़ा न खड़ा किया होता तो जापान के पास मिस्टी द्वीप के अधिकार चुपचाप वापस लेने का एक बहाना हो सकता था। जब जापान मिस्टी द्वीप को पुनः प्राप्त करने के बारे में विचार कर रहा था, तभी उसे अमेरिकी सेनाओं से एक गठबंधन सेना का अनुरोध प्राप्त हुआ। जापान ने खुशी खुशी अमेरिका की सैन्य योजना पर तुरंत सहमति दे दी। हालांकि यह योजना उन्हें पूरे मिस्टी द्वीप पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन कम से कम उन्हें उस पर पैर जमाने का मौका देती, जो प्रभावी रूप से आंशिक रूप से पुनः प्राप्त करने के बराबर था। हालांकि पहले के एकमात्र स्वामित्व के 4 देशों के साथ संयुक्त स्वामित्व में बदलने के विचार से जापानियों में अभी भी असंतोष था। इस कारण के अलावा जापान के पास और भी कई कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद से जापान एक आर्थिक शक्ति बन गया था, लेकिन राजनीतिक रूप से वह हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में रहा और पूर्ण संप्रभुता का अभाव था। सैन्य विकास के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन पर कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे और उन्हें किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसने जापान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और एक सामान्य देश बनने से रोक दिया।
इसलिए जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अचानक जापानी सरकार को मिस्टी द्वीप पर सेना भेजने की अनुमति दी तो उन्होंने इसे अपने ऊपर लगे बंधन को तोड़ने का एक मौका समझा। अगर ये कदम सफल रहे तो क्या वे विदेशों में अमेरिका के अन्य सैन्य अभियानों का अनुसरण करते हुए एक सामान्य देश बन सकते थे और अपनी सैन्य शक्ति को पुनः स्थापित कर सकते थे। तीनों देशों के छिपे हुए एजेंडे थे, वे इस अभियान से भारी लाभ कमाने की उम्मीद में थे और आगे आने वाले खतरों से पूरी तरह बेखबर थे। उन्होंने बेशर्मी से अपने घरेलू युद्धपोतों और सेना को जुटाया और उन्हें मिस्टी द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में जमा कर दिया। तीनों देशों द्वारा औपचारिक युद्धाभ्यास शुरू करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में तैनात अपने विमानवाहक पोतों के बेड़े को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। हालांकि जब अमेरिकी सेनाएं अपने विमानवाहक पोत युद्ध समूहों को पूर्वी एशिया में तैनात कर रही थीं, तो वे सहज रूप से मिस्टी द्वीप से दूर ही रहे, यहां तक कि मिस्टी द्वीप के समुद्री क्षेत्र के 2000 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करने से भी परहेज किया ताकि यानफी और डिस्ट्रॉयर के साथ कोई गलतफहमी न हो। अमेरिकी सेनाओं की कार्रवाई असामान्य रूप से सतर्क थी, लेकिन बाकी 3 देशों का रुख बिल्कुल उलट था। उन्होंने अपनी गतिविधियों को बिल्कुल नहीं छिपाया, बल्कि बड़े जोर शोर से घोषणा की कि वे सेना की युद्धक क्षमताओं का परीक्षण करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करेंगे। पेरिस, फ्रांस में यानफेई के आखिरी व्यवधान के बाद वे फ्रांस के लिए एक गंभीर समस्या छोड़ गए थे। इस साल यह मुद्दा और बढ़ गया और फूट पड़ा, जिसके कारण हरी जैकेट पहने फ्रांसीसी नागरिकों की भीड़ सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन, लूटपाट और आगजनी की। ये हरी जैकेट आंदोलन फिर दुनिया भर में फैल गया। चाहे वह जापान हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण तीव्र सामाजिक संघर्ष हुए और अपने स्वयं के हरी जैकेट आंदोलन शुरू होने के कगार पर पहुंच गए। इस प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए इन तीनों देशों ने एक सैन्य अभियान चलाने का विचार किया। अपने ही देश के लिए एक दुश्मन ढूंढकर उनका उद्देश्य आंतरिक संघर्षों को कम करना और ग्रीन वेस्ट आंदोलन के फैलने में देरी करना था। अगर उन्हें इस अभियान से भारी लाभ मिलता तो घरेलू कलह कम हो जाती और वे ग्रीन वेस्ट आंदोलन को उसके प्रारंभिक चरण में ही खत्म कर सकते थे, जिससे उनका शासन लंबे समय तक चलता। इसलिए राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों देशों ने अपने संयुक्त बेड़े के सैन्य अभ्यास का सीधा प्रसारण करने के लिए पेशेवर टेलीविजन स्टेशन और पत्रकार भी भेजे ताकि उनके नागरिक देश की ताकत देख सकें। हालांकि ये देश पूरी तरह से मूर्ख नहीं थे, उन्होंने सैन्य अभ्यास के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया। रिपोर्टिंग करते समय टेलीविजन और मीडिया ने जानबूझकर संयुक्त बेड़े के ठिकाने का खुलासा नहीं किया। चीन अपनी खुफिया प्रणाली के बल पर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टी द्वीप पर यानफेई को इन असामान्य स्थितियों की जानकारी देते हुए यानफेई के साथ पहले हुए समझौते के अनुसार उन्होंने मिस्टी द्वीप का सक्रिय रूप से समर्थन किया। चीन ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिस्टी द्वीप पर यानफेई के निर्विवाद स्वामित्व की पुष्टि की, बल्कि तीनों देशों के संयुक्त बेड़े को भी चेतावनी दी कि वे अपने सैन्य अभ्यास मिस्टी द्वीप से दूर रखें। मौखिक चेतावनियों के अलावा चीन ने व्यावहारिक कदम भी उठाए और अपनी नौसेना को मिस्टी द्वीप के पास भेजकर यानफेई को पर्याप्त सहायता प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका के समन्वय में प्रशांत महासागर के कई प्रमुख देशों ने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रत्येक ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखा। जब तक वे एक दूसरे को रास्ता दिए बिना अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते रहे, युद्ध छिड़ना तय था। लेकिन युद्ध अनिश्चितताओं से भरा होता है, किसी को भी यकीन नहीं था कि वे हारेंगे और सभी को अपनी जीत का पूरा यकीन था। इसलिए ऐसी स्थिति में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपनी ताकत से तय करना था कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित। 3 दिन बाद, जब यानफेई ने सहायक मस्तिष्क से अनुमान लगाया था कि सफेद धुंध पूरी तरह से छट जाएगी, सुबह हुई ही थी कि यानफेई ने बाहर निकलकर देखा कि आसमान में सफेद धुंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। हालांकि पूरे मिस्टी द्वीप से सफेद धुंध गायब नहीं हुई थी, केवल समुद्र द्वीप का 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसे यानफेई ने विकसित और निर्मित किया था, छट गया था। मिस्टी द्वीप समुद्री क्षेत्र के अन्य अविकसित क्षेत्रों में अभी भी घना सफेद कोहरा छाया हुआ था। अगर कोई ऊपर से नीचे देखे तो उसे मिस्टी द्वीप पर छाई सफेद धुंध दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी छोर पर एक स्पष्ट दरार दिखाई देगी। सफेद कोहरे से रहित इस दरार से यानफेई द्वारा बनाए जा रहे द्वीप की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अगर कोई बाह्य अंतरिक्ष से एक टोही उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजे तो वह नीचे के द्वीपों पर हो रही हर गतिविधि को बेहद स्पष्टता से देख पाएगा। हालांकि वे केवल वही द्वीप देख पा रहे थे जिसे यानफेई ने पहले ही विकसित कर लिया था। धुंधले द्वीप के बाकी इलाके सफेद धुंध के आवरण में छिपे हुए थे।
यान फेई ने मिस्टी द्वीप के ऊपर आसमान में हो रहे बदलावों को देखा तो पूर्व दिशा से लाल सूरज उगाया और एक चमकदार चमक बिखेरने लगा। जाने कितने सालों बाद मिस्टी द्वीप का छिपा हुआ पानी आखिरकार सूरज की रोशनी में नहाया। सूरज ऊपर चढ़ता गया और रोशनी तेज होती गई जैसे जैसे मिस्टी द्वीप सूरज की रोशनी में नहाता गया। द्वीप पर पक्षियों और छोटे जानवरों ने भी चमकती धूप को देखा और चहचहाने लगे। हर जगह जीवन शक्ति से भर गई। अपने सामने गर्म धूप देखकर यानफी के दिल का भारीपन अचानक दूर हो गया और उसे जीवन की सुंदरता का एहसास हुआ और भविष्य में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। यान फेई के पीछे पीछे वेन रॉ भी कमरे से बाहर निकली और अपने सामने सूरज की रोशनी देखकर हैरान रह गई। मिस्टी द्वीप पर आने के बाद से उसने सूरज नहीं देखा था। अब उसे फिर से देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर भी उस पर पड़ रही धूप की गर्मी ने वेन रॉ को भी खुशी से भर दिया। वह आगे बढ़ी और यानफेई को पीछे से गले लगा लिया। यानफेई ने वेन रॉ को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों पास पास खड़े होकर सूरज की ओर देखने लगे। उनके दिलों में जोश भर गया। उस पल जैसी खुशी वे महसूस कर रहे थे उसे बरकरार रखने के लिए उन्होंने सभी चुनौतियों और हर मुश्किल को मात देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। यानफेई और वेन रॉ ही मिस्टी द्वीप पर सफेद धुंध के छटने पर ध्यान देने वाले अकेले नहीं थे। लू पिनपिन ने भी एक अन्य स्थान पर उसे मंद होते देखा। हालांकि यानफेई के विपरीत लू पिनपिन को यानफेई की व्यवस्थाओं का पता नहीं था और उसने तुरंत उन कठिनाइयों के बारे में सोचा जो सफेद धुंध के छटने के बाद मिस्टी द्वीप को झेलनी पड़ सकती हैं। यानफेई से ज्यादा दुष्ट राष्ट्रों के इरादों और चालों से वाकिफ लू पिनपिन मिस्टी द्वीप को उन देशों द्वारा निशाना बनाए जाने के विचार से अपने मजबूत दिल में कुछ उथल पुथल महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यान क्वी, जिसने प्रयोगशाला में पूरी रात बिताई थी, बाहर निकला और आसमान में सूरज को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। उसकी प्रयोगशाला में एक बर्तन के अंदर ऊंचाई से निकाली गई सफेद धुंध थी। निकट भविष्य में ये सफेद धुंध, जिसने यान क्वी के लिए इतनी सारी पहेलियां खड़ी कर रखी थी, पूरी तरह से सुलझ जाएगी और आखिरकार उस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा जिसने उसे इतने लंबे समय से परेशान। मिस्टी द्वीप पर छाई सफेद धुंध आखिरकार छट गई। धुंध की बाधा के बिना मिस्टी द्वीप अंतरिक्ष से उपग्रहों की निगरानी में होता। इस समय तक यानफेई समझ गया था कि दुनिया भर के इच्छुक पक्षों को मिस्टी द्वीप की असली स्थिति का पता चल गया होगा। ये पता चलने पर कि मिस्टी द्वीप एक ऐसा प्रमुख भूभाग है जहां कोई सैन्य उपस्थिति नहीं है। इस द्वीप पर कब्जा करने के इच्छुक देश और ताकतें निश्चित रूप से लूटपाट करने और इसे अपने कब्जे में लेने के लिए झपट्टा मारेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिससे मिस्टी द्वीप की ताकत का आधिकारिक प्रदर्शन हुआ। यानफेई को चीन से पहले ही खुफिया सूचनाएं मिल चुकी थीं। इन तीनों देशों के जोरदार प्रचार के साथ वह जानता था कि जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित संयुक्त बेड़ा वास्तव में मिस्टी द्वीप को निशाना बना रहा था। इसलिए यानफेई ने संयुक्त बेड़े के हमले का जवाब देने की योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उनकी कार्य करने की क्षमता का ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। युद्ध की तैयारी करने के बाद भी संयुक्त बेड़ा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया था कि मिस्टी द्वीप के ऊपर का सफेद कोहरा 1 महीने के भीतर गायब हो जाएगा, इसलिए उनका मानना था कि युद्ध की तैयारी और तैयारियां करने के लिए उनके पास अभी भी काफी समय है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां बहुत गलत साबित हुई। कुछ ही दिनों में मिस्टी द्वीप के ऊपर का सारा सफेद कोहरा गायब हो गया। इस समय तक जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त बेड़ा अभी भी धीमी गति से इकट्ठा हो रहा था। अगर उन्हें अपना गठन पूरा भी करना होता तो कम से कम 20 दिन और लगते। इस स्थिति का कारण सबसे पहले तो समय का उनका गलत अनुमान था। यानफेई ने धुंध के गायब होने का सटीक समय बताने के लिए ऑक्सिलरी ब्रेन की गणनाओं पर भरोसा किया था, जबकि उनके वैज्ञानिकों में ये क्षमता नहीं थी और प्रत्यक्ष आंकड़ों के बिना उनकी गणनाओं में गलतियां होना लाजमी था। दूसरी बात, इन तीनों देशों की सैन्य शक्तियां बहुत कमजोर थीं। वे बहुत लंबे समय से आराम से रह रहे थे और उनकी सेनाएं लगभग भूल ही गई थी कि युद्ध कैसा होता है। इसलिए इन देशों से, जिन्होंने कई वर्षों से युद्ध नहीं किया था, इतने कम समय में अपनी सेनाएं इकट्ठा करने की उम्मीद करना बेमानी था। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दशकों से दुनिया भर में लगातार युद्धरत था, के पास एक बेहद अनुभवी सेना थी जिसमें मजबूत निष्पादन क्षमताएं थीं। मिस्टी द्वीप पर व्हाइट मिस्ट के छंटने और चीनी बेड़े के द्वीप की ओर बढ़ने के संकेत मिलने पर उन्होंने तुरंत अपने 3 विमानवाहक युद्धपोत समूहों को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात कर दिया, जो संवेदनशील जलद मरुमध्य में प्रवेश करने के लिए तैयार थे।
चीनी युद्धपोत मूल रूप से मिस्टी द्वीप की सहायता के लिए तुरंत आने वाले थे, लेकिन यह एहसास होने पर कि अमेरिकी सेनाएं संवेदनशील द्वीपों का फायदा उठा सकती हैं, उन्हें पुनर्निर्देशित युद्धपोतों को वापस बुलाना पड़ा और संवेदनशील जलदमरुमध्य में अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। इस बीच चीन ने यानफेई को भी स्थिति की जानकारी दी और यह अनुमान लगाया कि अमेरिकी सेना के मुख्य बल चीन को नियंत्रित करने के लिए उसके पास तैनात किए गए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे संभवतः मिस्टी द्वीप का सामना नहीं करेंगे। हालांकि अब जब अमेरिकी सेनाएं संवेदनशील जलदमरुमध्य में मौजूद थीं, तो यह अत्यधिक संभावना थी कि संयुक्त बेड़ा कार्रवाई के लिए तैयार हो गया था और मिस्टी द्वीप को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई थी। चीन से जानकारी मिलने के बाद यानफेई कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। संवेदनशील द्वीप चीन की कमजोरी थे, जिन पर अमेरिकियों का कब्जा लगातार बना हुआ था। चीन की कोई भी बड़ी चाल उनके एक चुटकी भर प्रहार से नाकाम हो सकती थी, जो बेहद निराशाजनक था। हालांकि चीनी युद्धपोत मिस्टी द्वीप की मदद करने में असमर्थ थे, फिर भी वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अमेरिकी सेना मिस्टी द्वीप को निशाना नहीं बनाएगी। अमेरिकी सेना के न होने के बावजूद यानफेई को मिस्टी द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा भरोसा था। जैसे जैसे अमेरिकी नौसेना मिस्टी द्वीप के चारों ओर घूमती रही और संयुक्त बेड़ा लगातार जमा होता रहा, मिस्टी द्वीप फिलहाल सुरक्षित रहा। इस प्रकार यानफेई किसी भी अप्रत्याशित घटना से विचलित नहीं हुआ, बल्कि अपनी योजनाबद्ध कार्रवाई पर पूरी तरह से कायम रहा। यानफेई की योजना के अनुसार जिस दिन मिस्टी द्वीप के ऊपर की सफेद धुंध छटेगी, उसी दिन वह औपचारिक रूप से मिस्टी द्वीप को पूरी दुनिया से परिचित कराना चाहता था। इसलिए जैसे ही उसे यकीन हो गया कि ऊपर की धुंध सचमुच छट गई है, उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नए मिस्टी द्वीप का परिचय कराने की तैयारी कर ली, बजाय इसके कि वह दूसरों के माहौल बनाने और उसे बदनाम करने का इंतजार करे। मिस्टी द्वीप के समयानुसार सुबह 8 बजे चाइना टेलीकॉम के तकनीशियनों ने मिस्टी द्वीप पर अभी बनकर तैयार हुए दूरसंचार उपकरणों को तुरंत चालू कर दिया, जिससे द्वीप का दूरसंचार नेटवर्क आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। फिर उन्होंने मिस्टी द्वीप के नेटवर्क को बाह्य अंतरिक्ष संचार उपग्रहों के माध्यम से चीन के घरेलू इंटरनेट से जोड़ दिया। उसी क्षण से मिस्टी द्वीप पर मोबाइल फोन सिग्नल फिर से दिखाई देने लगे, जो पूरे द्वीप को कवर कर रहे थे। इसके अलावा मिस्टी द्वीप का नेटवर्क आखिरकार अपने लैंड मोड से बाहर आ गया और औपचारिक रूप से चीन के नेटवर्क परिवार में एकीकृत हो गया। मिस्टी द्वीप के समयानुसार 11 बजे यानी चीनी समयानुसार सुबह के 9 बजे द्वीप पर ड्रीम प्लाजा नामक स्थान पर एक समाचार सम्मेलन आयोजित होने वाला था। सम्मेलन में केवल चीनी राष्ट्रीय टेलीविजन स्टेशन और राज्य स्तरीय मीडिया के पत्रकार ही शामिल थे, जबकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी और द्वीप पर आराम कर रहे कुछ निर्माणकर्ता दर्शक सीटों पर बैठे थे। चीन के राष्ट्रीय टेलीविजन स्टेशन ने सुबह 9 बजे अन्य टेलीविजन कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया, जिससे मिस्टी द्वीप से समाचार सम्मेलन का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। सम्मेलन अध्यक्ष की मेज पर सिर्फ यानफेई और लू पिनपिन ही बैठे थे, लेकिन उनके नीचे ड्रीम टेक्नोलॉजी के कई वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी बैठे थे। वेन रॉ भी उनमें से एक थी, बहुत उत्साहित, लाल गालों वाली और मनमोहक लग रही थी। यांग क्यू को ऐसे आयोजनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे वहां नहीं आए, बल्कि अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। श्वेत धुंध के छटने के बाद लू पिनपिन धुंधले द्वीप के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। हालांकि यानफेई से बातचीत और उसकी कुछ व्यवस्थाओं और योजनाओं के बारे में जानने के बाद उसने आखिरकार अपना मन शांत किया और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। चीन में आज सुबह 9 बजे छुट्टी का दिन था और जो लोग घर पर टीवी देख रहे थे, उन्हें अचानक ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो फुटेज ने अपने कार्यक्रम में खलल डाला। वीडियो में एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और अनाम जगह दिखाई गई थी, जहां चारों ओर पक्षियों की आवाजें और फूलों की खुशबू थी, जो एक मनोरम और स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। मधुर संगीत के साथ हर किसी की इस अनजान जगह में तुरंत रुचि पैदा हो गई। दुर्भाग्य से वीडियो में कोई लिखित परिचय नहीं था, इसलिए सबसे अनुभवी यात्री भी केवल फुटेज के आधार पर यह नहीं पहचान पाए कि यह जगह कहाँ है। यह मनोरम वीडियो पूरे 2 मिनट का था। हालांकि शुरुआत में दर्शकों को नियमित कार्यक्रम में रुकावट को लेकर थोड़ी शिकायत जरूर हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत जगह भी है, तो वह शिकायत जल्द ही दूर हो गई। उनके मन में सिर्फ जिज्ञासा रह गई, जबकि उनकी चिड़चिड़ाहट बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये फुटेज चीन के राष्ट्रीय टेलीविजन स्टेशन द्वारा अनुभवी पेशेवरों द्वारा ड्रोन से लिए गए मिस्टी आइलैंड के हवाई दृश्य थे। मिस्टी आइलैंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर उन्होंने ये स्वप्निल प्रचार वीडियो बनाया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक शुरुआत से पहले इस प्रोमो को चलाने का उद्देश्य इस धारणा को और गहरा करना और मिस्टी आइलैंड को रातों रात सनसनी बनाना था। वीडियो समाप्त होने के बाद और लाइव टीवी स्टाफ के संकेत पर लू पिंगपिंग ने कहा, सभी को नमस्कार, अब मिस्टी आइलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। तभी दर्शकों को एहसास हुआ कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मिस्टी आइलैंड कहाँ था? वे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? और बोलने वाली खूबसूरत महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? लू पिंगपिंग ने आगे कहा, अभी वीडियो में दिखाई गई जगह के बारे में सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे। अब मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, वह जगह हमारा मिस्टी आइलैंड है। खैर, बिना किसी देरी के मैं मिस्टी आइलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। मिस्टी आइलैंड के मालिक श्री यान फेई इस द्वीप का परिचय सभी को कराएंगे और फिर आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। कृपया श्री यान फेई का स्वागत करें। यान फेई खड़े हुए और तुरंत नीचे से गर्मजोशी से तालियां बजने लगी। मिस्टी द्वीप के बिल्डर, जो बस ऊब चुके थे, इस मनोरंजक कार्यक्रम को देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। पत्रकार, जिन्होंने अभी तक मिस्टी द्वीप का पूरा नजारा नहीं देखा था, अब प्रचार वीडियो में दिखाए गए उसके रूपांतर को देखकर दंग रह गए और यान फेई के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, जिन्होंने ये सब संभव बनाया था, इसलिए उन्होंने भी उत्साह से तालियां बजाईं। और स्वाभाविक रूप से यान फेई के कर्मचारी अपने बॉस का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से तालियां बजाने के लिए उत्सुक थे। इतने वर्षों में इतना कुछ अनुभव करने के बाद यान फेई ने एक मजबूत मानसिक दृढ़ता विकसित कर ली थी और अब वह ऐसी परिस्थितियों में पहले जैसा अनुभवहीन नहीं रहा। हालांकि उसे पता था कि वह एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर रहा है जिसका प्रसारण 1.3 अरब चीनी लोगों के लिए किया जा रहा है, फिर भी वह शांत और संयमित रहा। यान फेई मंच पर आए, नीचे बैठे पत्रकारों की ओर देखा और कहा, मैं आप सभी की तालियों और समर्थन की सराहना करता हूं और हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे घरेलू दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है कि आप सभी के मन में कई सवाल होंगे, इसलिए मैं शब्दों को कम नहीं करूंगा, बल्कि सीधे मुद्दे पर आऊंगा। पहली खबर जो मैं सुना रहा हूं, वह मिस्टी आइलैंड की उत्पत्ति और कुछ कानूनी मामलों के बारे में है। सबसे पहले, मैंने 2 साल पहले हारुजी हराडा नाम के एक जापानी व्यक्ति से मिस्टी आइलैंड खरीदा था। जैसे ही यान फेई ने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर मिस्टी द्वीप की भौगोलिक स्थिति, यान फेई की खरीद के कानूनी दस्तावेज और समझौते, तथा मिस्टी द्वीप की खरीद के लिए आवेदन करने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संगठनों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित की गईं। इतने सारे दस्तावेजों और समझौतों को देखकर वहां मौजूद मीडिया, पत्रकार और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देख रहे आम दर्शक बारीकियों को न समझते हुए भी प्रभावित हुए। अवचेतन रूप से वे मिस्टी द्वीप पर यान फेई के अकाट्य स्वामित्व के प्रति आश्वस्त हो गए। तभी कुछ दर्शकों को अचानक कुछ साल पहले ऑनलाइन प्रसारित एक घटना याद आ गई, जहां यह अफवाह फैली थी कि यान फेई ने मूर्खतापूर्वक एक डूबने वाले द्वीप पर पैसा खर्च किया था और उस विनाशकारी टापू पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए अपनी सीमा से बाहर निकल गया था। उस समय लोगों को उसकी मानसिकता समझ नहीं आई और उन्होंने यान फेई को अपनी संपत्ति का दिखावा करने वाला एक नवधनाढ्य समझा, जिसके कारण उनका उपहास किया गया। अब ये खबर देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यान फेई बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, बल्कि उसने सोची समझी रणनीति बनाई थी। मिस्टी द्वीप पर कब्जा तब किया जब वह सुर्खियों में नहीं था और सभी प्रक्रियाओं को संभाला था। इन कानूनी दस्तावेजों के साथ कोई भी यान फेई के मिस्टी द्वीप पर स्वामित्व से इनकार नहीं कर सकता था। यान फेई ने कानूनी दस्तावेजों और समझौतों को दिखाना समाप्त करने के बाद कहा, ये कानूनी दस्तावेज साबित करते हैं कि मिस्टी द्वीप पूरी तरह से मेरे निजी स्वामित्व में है और मुझे इसे किसी भी तरह से निपटाने का अधिकार है जो मुझे उचित लगे। इसलिए दूसरी खबर जो मैं घोषित कर रहा हूं, वह ये है कि अब से मिस्टी द्वीप का नाम बदलकर मिस्टी द्वीप से ड्रीम द्वीप कर दिया जाएगा। इसके बाद मिस्टी द्वीप इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह ड्रीम द्वीप ले लेगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी के उच्च अधिकारी पहले तो दंग रह गए, लेकिन जल्द ही वे उत्साहित हो गए और ड्रीम आइलैंड, ड्रीम आइलैंड, ड्रीम आइलैंड का जाप करने लगे। मिस्टी आइलैंड जापानियों द्वारा दिया गया एक नाम था जो स्वाभाविक रूप से अब इस्तेमाल के लायक नहीं था, इसलिए यान फेई ने इसका नाम बदल दिया। चूंकि उनके उद्यम का नाम ड्रीम टेक्नोलॉजी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मिस्टी आइलैंड का नाम बदलकर ड्रीम आइलैंड कर दिया। इस नाम परिवर्तन के बाद ड्रीम आइलैंड और ड्रीम टेक्नोलॉजी एक दूसरे का प्रचार करेंगे, जिससे उनके नाम प्रसिद्ध हो जाएंगे। हालांकि दूसरों को इस नाम परिवर्तन पर कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मिस्टी आइलैंड वैसे भी दुनिया में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था और इसे ड्रीम आइलैंड में बदलने से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई।
सभी की भावनाओं के स्थिर होने का इंतजार करने के बाद यान फेई ने आगे कहा, तीसरी खबर जो मैं घोषित करना चाहता हूं, वह यह है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय शंघाई, चीन से ड्रीम आइलैंड स्थानांतरित हो जाएगा। अब से ड्रीम आइलैंड ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय बन जाएगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी के अधिकारी कुछ हद तक स्तब्ध थे। अगर ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय ड्रीम आइलैंड में स्थानांतरित होता तो क्या वरिष्ठ प्रबंधन के तौर पर उन्हें भी वहां नहीं जाना पड़ता। हालांकि उन्हें ड्रीम आइलैंड पसंद था, लेकिन शंघाई की भीड़ भाड़ वाली सुविधाओं के सामने वह काफी वीरान था। फिर भी वे शंघाई में काम करना पसंद करते थे। आखिरकार वह एक बड़ा महानगर था। यान फेई और लू पिंगपिंग ने इस स्थिति का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा, ड्रीम आइलैंड पर काम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा निःशुल्क आवास प्रदान किया जाएगा। कंपनी की स्थिति और सेवा की अवधि के आधार पर हम साझा छात्रावासों से लेकर बैचलर अपार्टमेंट, यहां तक कि सुसज्जित 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट और यहां तक कि अलग से विला भी प्रदान कर सकते हैं। निःशुल्क आवास के अलावा हमारे कर्मचारियों को अन्य उदार लाभ भी मिलेंगे। जहां तक उन लाभों का प्रश्न है, मैं यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं आपको तहे दिल से आमंत्रित करता हूं, यदि आप ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने और प्रगति करने के इच्छुक हैं और कॉर्पोरेट प्रबंधन और कार्य व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं, तो हमें ड्रीम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यान फेई की बातें सुनकर न सिर्फ ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारी और मीडिया पत्रकार, बल्कि घरेलू दर्शक भी कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। यान फेई दरअसल इस टेलीविजन लाइव प्रसारण के मौके का इस्तेमाल भर्ती विज्ञापन बनाने के लिए कर रहे थे। हालांकि यान फेई की बातें सुनकर कुछ लोग थोड़े ललचाए जरूर, लेकिन उनके मन में सवाल थे और अफसोस कि वे यान फेई से सीधे सवाल नहीं पूछ सके, इसलिए वे थोड़े चिंतित भी हुए। यान फेई ने कहा, यदि आप ड्रीम टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो कृपया ड्रीम टेक्नोलॉजी की हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें। हमारी भर्ती आवश्यकताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पूर्व आधिकारिक वेबसाइट एक इंटरनेट कंपनी द्वारा डिजाइन की गई थी और कुछ हद तक साधारण थी। इस पर अक्सर हैकर्स के साइबर हमले होते थे, जिसके कारण ड्रीम टेक्नोलॉजी की आधिकारिक वेबसाइट अक्सर क्रैश हो जाती थी। हालांकि सुपर फोटोन कंप्यूटर के आधिकारिक रूप से लॉन्च होने के बाद यान क्यू ने यान फी को एक बिल्कुल नई आधिकारिक वेबसाइट डिजाइन करने में मदद की। यह आधिकारिक वेबसाइट न केवल उच्च स्तरीय और विज्ञान कथा जैसी थी, बल्कि पूरी तरह से चीनी भाषा में लिखी गई थी, बिना किसी खामी के और हैकर्स के हमलों से सुरक्षित थी। इसलिए जैसे ही ड्रीम आइलैंड और घरेलू इंटरनेट के बीच नेटवर्क कनेक्शन स्थापित हुआ, यान फेई ने तुरंत इस नई आधिकारिक वेबसाइट को ऑनलाइन लाया और इसे पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। चीन के शंघाई में सरकारी अधिकारियों ने भी टेलीविजन पर यान फेई की घोषणा देखी। जब उन्होंने यान फेई की मिस्टी आइलैंड के मुख्यालय को ड्रीम आइलैंड में स्थानांतरित करने की घोषणा सुनी तो वे असमंजस में पड़ गए। आखिरकार ड्रीम टेक्नोलॉजी की बिक्री पिछले साल 800 अरब युआन तक पहुंच गई थी, जो 120 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसके अलावा ड्रीम टेक्नोलॉजी की बिक्री इस साल भी कम से कम 30% की वृद्धि के साथ बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि इस साल मिस्टी आइलैंड की बिक्री 1 ट्रिलियन युआन को पार कर जाएगी, जो 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, और यह सही मायने में नंबर 1 निजी उद्यम बन जाएगा। अगर ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय अभी भी शंघाई में होता तो ये सभी बिक्री शंघाई के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती और शंघाई को भारी मात्रा में कर राजस्व प्राप्त होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में ड्रीम टेक्नोलॉजी अपना मुख्यालय ड्रीम आइलैंड ले जा रही थी। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक समझौता था और शंघाई को पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए इसे रोकना संभव नहीं था। सौभाग्य से ड्रीम टेक्नोलॉजी शंघाई में एक -2 उत्पादन केंद्र बनाने के लिए सहमत हो गई, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन मूल्य 100 अरब युआन है, जिससे शंघाई को कम से कम कुछ राहत मिली। शंघाई के उलट सुजो के जिनशान विकास क्षेत्र को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय सुजो से बहुत पहले ही हट चुका था, लेकिन ड्रीम टेक्नोलॉजी के कारखाने अभी भी जिनशान विकास क्षेत्र में थे और मुख्यालय के साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए इस स्थानांतरण का सुजो पर कोई असर नहीं पड़ा। एक नजरिए से उन्होंने शंघाई के नुकसान पर भी खुशी मनाई। आखिरकार शंघाई ने ही ड्रीम टेक्नोलॉजी को सुजो तक पहुंचाया था और फिर ज्यादा वादों के साथ सुजो से मुख्यालय छीन लिया था। अब जब शंघाई घाटे में था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें खुशी मनाने की जरूरत महसूस हुई। शंघाई को वास्तव में बहुत पछतावा था, क्योंकि उसने यान फेई की सबसे ज्यादा जरूरत के समय उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था और ड्रीम टेक्नोलॉजी को पड़ोसी सुजो भेज दिया था।
हालांकि बाद में वे ड्रीम टेक्नोलॉजी का मुख्यालय वापस शंघाई ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन दोनों के बीच पहले जैसा घनिष्ठ संबंध नहीं रहा। अब जब यान फेई के पास अपना इलाका था तो उसने तुरंत मुख्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, और भारी खर्च से बनी मुख्यालय की इमारत भी यान फेई को हिचकिचाने नहीं दे सकी। हालांकि शंघाई के लिए एक राहत की बात यह थी कि ड्रीम टेक्नोलॉजी का पंजीकृत स्थान अभी भी शंघाई में ही था। ड्रीम आइलैंड यान फेई का निजी क्षेत्र था और राज्य उस तक पहुंच नहीं सकता था। अगर ड्रीम टेक्नोलॉजी ड्रीम आइलैंड में भी चली जाती तो भी उसकी पंजीकृत जानकारी शंघाई, चीन ही होती। हालांकि शंघाई अब ड्रीम टेक्नोलॉजी का प्रबंधन नहीं कर सकता था और न ही ड्रीम आइलैंड के उद्यमों पर कर लगा सकता था, लेकिन ड्रीम टेक्नोलॉजी को अभी भी शंघाई का उद्यम कहने का मतलब था कि शंघाई अभी भी गौरव में भागीदार हो सकता था।